काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के सितारों की गैलेक्सी, जो एक सफर है नॉट इन बनारस से लेकर व्हाई नॉट इन बनारस का। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम फिर एक बार आपके लिए गैलेक्सी हॉस्पिटल में हैं और गैलेक्सी हॉस्पिटल के न्यूरो साइकियाट्री डिपार्टमेंट में हैं। इस डिपार्टमेंट में क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह हमारे आसपास के तेज़ी से बदलते सामाजिक परिवेश भी हैं। जिस तरीके से लोग बदल रहे हैं, तेज़ी से सामाजिक परिवेश बदल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो रिश्ते भी मायने खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो अकेले हो रहे हैं, उनको तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, मानसिक अवसाद में भी जा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में तेज़ी से जब ये फैला तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाने लगा, जो हर 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसीलिए तमाम ऐसे सवालों को लेकर हम आपके लिए आए हैं इस डिपार्टमेंट में, जहां डॉक्टर अंकित हैं, वो मुझे बताएंगे और उनसे बहुत सी चीज़ों का सवाल जो मेरे मन में है, जो आपके भी सवाल हो सकते हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, ये क्या है, इसे मनाना क्यों ज़रूरी हो गया? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे WHO का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारे समाज में व्यापक रूप से, हमारे देश में या देश के बाहर, मानसिक बीमारियां या मानसिक बीमारी से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रोत्साहन मिले, उसकी जागरूकता बढ़े, उसका सही इलाज हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए WHO पिछले 29 साल से वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे 10 अक्टूबर को हर साल मनाता है। अच्छा, मतलब हर 10 अक्टूबर को मनाता है इसी के लिए। तो इसको मतलब इसे वर्ल्ड, मतलब बड़ी बात यह है कि मेंटल हेल्थ डे क्यों कहा जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है, क्यों इसका मायने क्या आते हैं? मेंटल हेल्थ की इनिशिएटिव और उसको मोटिवेशन मिले समाज में, एक तरह से उसकी एडवर्टीजमेंट हो, प्रचार और प्रसार हो, कि लोग इसे समाज की कमज़ोरी ना समझें, इसको एक बीमारी की तरह समझें और इसके लिए खुल के बोलें, सही जगह पहुँचे और इलाज करवाएं। इसीलिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें है या नहीं है। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये जनरल चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में वो होती हैं मानसिक रूप से बीमारी, किसी तरीके का सोचना या वो सोचना। जैसे मैं ही अगर खुद ये सोचूं कि मैं अगर लेट्रिन में जाता हूं और दरवाज़ा बंद करूंगा और मेरे साथ कुछ हैपनिंग हो गई तो क्या हो गया, तो क्या ये भी एक किसी तरीके के डिसऑर्डर में आता है? कोई भी व्यवहार, आचरण, दिनचर्या जब अपने मूल रूप से अलग होने लगती है, जो कि समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको स्वीकृति नहीं मिलती है, सामाजिक तौर पर या परिवार से नहीं मिलती है, तो फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। उसको बीमारी घोषित करने के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए कि जब आपका आचरण, भाव, व्यक्तित्व, दिनचर्या एक निमित, एक सीमित समय के अंदर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है या दयनीय स्थिति होती जा रही है, तब आप उसको एक बीमारी का रूप कहते हैं। अब मानसिक बीमारियां बहुत विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसकी जागरूकता और जानकारी अभी भी समाज में नहीं है, और उसका बहुत ही अच्छे से अलग अलग तरीके से उसको अलग किया गया है। जैसे ऑर्गेनिक साइकेट्री एक होती है, ऑर्गेनिक मानसिक बीमारियां, ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा मरीज होते हैं सर दर्द के। अच्छा, सर दर्द के जो मरीज होते हैं, अगर उसमें कोई ऑर्गेनिसिटी नहीं है, ब्रेन में सीटी स्कैन, MRI में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो सर दर्द का जो मूल रूप होता है, जो मूल कारण होता है, या तो आंखों की रोशनी का कम होना, या दूसरी वजह तनाव, अच्छी नींद न लेना, तनावग्रस्त दिमाग सर दर्द की उत्पत्ति करता है। अच्छा, तो ये खुद अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, सर दर्द, जिसकी जानकारी समाज में नहीं है। अच्छा, दूसरी, जब लोग बूढ़े होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है,
अक्सर हर दूसरे तीसरे घर में होता है कि भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, अल्जाइमर कहते हैं, जो अमूमन 65 साल के बाद औरत हो चाहे आदमी, उसके अंदर ये शुरू होती है। तो ये एक बीमारी जो है ये भी एक न्यूरोसाइकेट्री की बीमारी है। अच्छा। एक मानसिक बीमारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अरे एज है, उम्र है तो ये तो होना ही है, तो सबको होता है। सबको नहीं होता, सबको ही नहीं होता है। जिसके अंदर ये बीमारी है उसी बूढ़े आदमी को ये बीमारी शुरू होगी। अच्छा। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि ये उम्र वाली चीज़ नहीं है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं तो ये भी वैसे। ये एक बीमारी है, डिमेंशिया एक बीमारी है। जैसे मतलब हमारे यहाँ एक सेकंड, जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि 60 आ गए हैं, हाँ, या उनकी उम्र इतनी हो गई है, आप उसी को कह रहे हैं कि ये डिमेंशिया है। हाँ, और डिमेंशिया को अगर 5-6 साल पहले उसके जैसे प्रबल हो जाता है, पूरा विकराल रूप ले लेता है, अगर उसके 5-6 साल पहले ही उसको अगर आपने डायग्नोस कर लिया, घर वालों को उसकी स्थिति समझा दी, तो उसे रोका जा सकता है, उसे उस बदतर स्थिति में जाने से रोका जा सकता है। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है समाज में। तो इसको कैसे रोका जाए डॉक्टर साहब? क्या इसके लिए दवा ज़रूरी होती है या कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, कैसे करते हैं इसके लिए? मतलब सिर्फ दवा होता है या कुछ फिजिकल ट्रेनिंग या मानसिक ट्रेनिंग कुछ, या काउंसलिंग, क्या कैसे होता है? नहीं, डिमेंशिया में शुरुआत में तो डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस के बाद बिना किसी शंका के या संशय के दवा ही चाहिए। दवा उसके जो कोर्स को होता है उसको स्लो कर देती है, उस स्थिति को ख़राब होने के जो प्रोसीजर है उसको स्लो कर देती है। दवा तो ही ज़रूरी है, लेकिन इन दवा के साथ साथ बहुत सारी थेरेपी होती है जो एक साइकोलॉजिस्ट देता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो हम दवा के साथ मरीज की थेरेपी और घर वालों की काउंसलिंग करते हैं कि कैसे मरीज के साथ रहना चाहिए, कैसे घर का माहौल रखना चाहिए मरीज़ के लिए। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, जो कि एक तरह से लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है जब ये एक बीमारी एक बार शुरू हो जाती है। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने यहीं बताया कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, तो यहीं पर एक सवाल निकलता है कि साइकियाट्री और साइकोलॉजिस्ट में अंतर क्या है? क्या लोग, बहुत से लोग समझते हैं कि सब कुछ उसी तरीके के है, काउंसलिंग है, जैसे मैंने भी सवाल आपसे इसलिए किया। तो क्या है ये? साइकियाट्री हमेशा डील करती है इलनेस से, डिसऑर्डर से, डिजीज़ से, कि उसकी डायग्नोसिस हो और उसकी ट्रीटमेंट हो। साइकोलॉजी ह्यूमन नेचर, बिहेवियर या इमोशन से डील करती है, वो डिजीज़ से डील नहीं करती है। आपकी पर्सनालिटी क्या है या आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप तनाव वाली स्थिति में कैसा रिएक्ट करते हैं, साइकोलॉजी इसके बारे में आपको बताती है। और दवा के बिना किन किन बीमारी में सिर्फ काउंसलिंग और थेरेपी से इलाज अगर हो सकता है तो कौन सी थेरेपी देनी चाहिए, ये साइकोलॉजी बताती है। पर एक साइकोलॉजिस्ट दवा नहीं लिख सकता, वो डायग्नोसिस बना सकता है पर दवा नहीं लिख सकता। आना पड़ेगा साइकियाट्री के पास अगर है तो। अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि साइकियाट्रिस्ट को विजिट करें। वो डिसाइड करेगा कि ये मरीज को थेरेपी की अभी ज़रूरत है या नहीं है। अब यहीं पर एक बार फिर मैं सवाल दे रहूँगा कि मेंटल इलनेस है जो आपने बताया, तो मैं फिर एक बार जानना चाहता हूँ विस्तार से कि आखिर मेंटल इलनेस होता क्या है? क्या मेंटल इलनेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सारी चीज़ें, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ और क्लियर तरीके से, कि जब किसी भी इंसान का आचरण, मन, व्यवहार, दिनचर्या, अनुशासन, सोने उठने खाने का एक सीमित समय के लिए, एक हफ्ता या एक महीने के लिए अगर ख़राब हो रहा है और इसका प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन पे, सामाजिक जीवन पे और प्रोफेशनल जीवन पे हो रहा है, तो ये एक बीमारी है। यही मेंटल इलनेस है। ये हमने आप ये सवाल डॉक्टर साहब से दोबारा इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये मेंटल इलनेस क्या है, किसे माना जाए। तो उन्होंने बहुत संक्षेप तरीके से 3-4 चीज़ें बताया कि किस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन होता है या कोई और चीज़ होती है जो डॉक्टर साहब ने बताया। अगर वो होता है तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, वो भी न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से, क्योंकि दिमाग का मामला है तो उनसे मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि यहीं पर एक कि ऐसे मरीजों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ही सरल सा रास्ता है। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी एज का हो, अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ या व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, अपने कष्ट के बारे में कोई बात शेयर करना चाह रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सुनना है उसकी बात। अगर आप उसकी बात भी सुन लेंगे तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा।
ना कि उसे बीच में काट के उसमें खामियां डांटना या उसको चुप करा देना कि ऐसे बात मत करो, लोग क्या कहेंगे। इस विचारधारा से छुटकारा पाना है हमारे समाज को। ये सबसे बेसिक स्टेप है। अच्छा, उसको सबसे पहले ये करना चाहिए। उसके बाद निकटतम जो सबसे पास आपका साइकेट्रिस्ट या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट जो बैठता है, उसे जाके उसका परामर्श कराएं। क्या नहीं करना है, जो सबसे ज़्यादा गाँवों में और हमारे समाज में होता है, झाड़ फूँक कराना, पूजा पाठ कराने लगना, ओझैती कराने लगना, या किसी भी झोला छाप डॉक्टर से दवा शुरू कर देना, या किसी भी मेडिकल की दुकान पर जाके नींद की दवा या घबराहट की दवा शुरू कर देना, या किसी अनप्रोफेशनल के डॉक्टर से दवा शुरू कर देना जिसको इसकी तह तक जानकारी नहीं है, मेंटल इलनेस के बारे में जानकारी नहीं है, उन दवाओं का जानकारी नहीं है कि दवाएं क्या करेंगी लंबे तौर पर। तो सबसे पहली चीज़ कि मरीज की बात को ध्यान से सुने, परिवार लेवल पे उसे सबसे जो करीब एक साइकेट्रिस्ट या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं और उसकी सलाह और परामर्श के बाद ही दवा शुरू करें। अपने मन से ना कोई परामर्श करवाएं और ना ही किसी भी झोला छाप या किसी भी तांत्रिक और ओझैती और झाड़ फूँक के चक्कर में पड़े। ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज़ अगर देखा जाए तो ये जो बीमारी है इस समय जैसे तेज़ी से समाज बदल रहा, लोग बदल रहे हैं और बहुत से चीज़ों में भागती हुई ज़िंदगी है, तो ये इसमें कितनी व्यापक है, कितना फैली हुई है? सबसे जो रीसेंट डाटा आया है WHO की तरफ से कि पूरी दुनिया में जो मानसिक बीमारियां हैं या मनोरोग हैं, उसका जो प्रिवलेंस रेट है वो 17.9% है। 17.9% ये बीमारियां पहले से हमारे समाज में है पूरी दुनिया में, जिसमें से 7.9% भारत में है। अच्छा, 7.9 भारत में, 17 में 7 भारत में, बाकी पूरी दुनिया में। भारत में स्केल इसका बड़ा है, लेकिन इसका और बड़ा स्केल भी हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग क्या नहीं आते हैं या डॉक्टर के पास नहीं आते। ये जितना है उससे ज़्यादा ये बीमारी है, लेकिन या तो सामाजिक स्तर पे इसे छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, या फिर ये हमेशा उसी पूजा पाठ झाड़ फूँक में ही ये मरीज़ आजीवन अपना गुजार देते हैं, या बिना परामर्श के किसी भी झोला छाप या किसी और प्रोफेशन के डॉक्टर से नींद की दवा और घबराहट की दवा के नाम पे आजीवन खाते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं कि या आपने बता दिया होगा पहले भी, तो नहीं कह सकता मैं, कि न्यूरोसाइकियाट्री और साइकियाट्री में भी अंतर होता है क्या? नहीं, वो दोनों एक ही चीज़ है। दोनों सेम चीज़ है। न्यूरोसाइकियाट्री और साइकियाट्री दोनों सेम चीज़ है। साइकोलॉजिस्ट एक अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, बाकी न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट या साइकियाट्री एक सेम ही चीज़ है। तो बहुत से लोग जो जिनके मन में एक दुविधा होती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये इनका दिमाग ख़राब है या तरह तरह के ताने मारेंगे उसकी वजह से, या जो खुद मरीज होता है वो नहीं समझ पाता है कि मैं थोड़ी इस तरीके से बीमार हूँ, वो तो अपने आप को जो भी एबनॉर्मलिटी होती है वो सही ही बताता है। तो ऐसे में परिवार का दायित्व तो क्या होना चाहिए? क्योंकि मरीज तो नहीं समझ पाता है कि मुझे मानसिक बीमारी है, तो परिवार के लोगों को क्या समझा बुझा करके या किसी दूसरे तरीके से डॉक्टर के पास लाना चाहिए, क्या करना चाहिए? परिवार के लोगों को उसकी बात को समझना चाहिए और 100% उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना, अगर वो एक बीमारी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीमारी का रूप तभी लेता है कोई चीज़ जब उसका सामाजिक व्यक्तिगत जीवन, जो उसका पर्सनल लाइफ है, जो उसकी सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है, जब उसके मूड के वजह से, उसके बिहेवियर के वजह से, उसके व्यक्तित्व की वजह से ख़राब हो रही है, तब ये एक बीमारी ही है और इसका शीघ्र जल्द से जल्द इलाज कराना ज़रूरी है। जनाब, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताई। बट मतलब तो हम दोस्तों हम समझते हैं कि जिस तरीके की डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसको भी ज़रा सा भी कुछ इस तरीके की नॉर्मलिटी दिखाई पड़े या कुछ उसके दिनचर्या में बदलाव दिखाई पड़े तो उसे डॉक्टर से ज़रूर, साइकियाट्रिस्ट से परामर्श लेना चाहिए और इस बात को कतई नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कहीं उसे तरह तरह की नहीं कहेंगे कि इसे दिमागी बीमारी हो गई है, इससे नहीं घबराना चाहिए बल्कि डॉक्टर से जाना चाहिए। तो
जितनी जल्दी जाएंगे आप उतनी जल्दी उस रोग से, चूँकि ये एक रोग है, ये एक बीमारी है, तो उसकी दवा भी है और उस दवा से आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए एपिसोड पर और किसी नए चीज़ पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित बातों को लेकर एक बार फिर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।